बोलो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, is directly proportional to F external net। मतलब समझ पाए? किसी पार्टिकल पे लगने वाला, अरे तुम इधर देखो, बीपी मत बढ़ाओ मेरा, ध्यान दो। अब पूछ देंगे ना तो खड़ा कर देंगे, अगला सवाल करेंगे अब बेंच पे खड़ा करेंगे, बैठने वाले पे नहीं, जिस पर लिख रहे हो उस पर खड़ा करेंगे। समझ गए? ध्यान से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल नेट। मतलब सारे फोर्सेस का समेशन। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स क्या होगा आपको फ्री बॉडी डायग्राम में बताए हैं, आज फिर से डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा, ये नहीं बताए होंगे तो आज देख लीजिए। मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, ठीक, एक ब्लॉक है। क्या आपने आज तक ब्लॉक देखा है? ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है और एक छोटा सा ब्लॉक, नन्हा मुन्ना ब्लॉक है, ये स्मॉल एम है, ठीक। अब यदि मान लीजिए किसी आदमी ने इधर फोर्स लगाया F बराबर 30 न्यूटन, ठीक, तो यदि ये मास है तो ये मास पर ये फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, क्या ये फोर्स एक्सटर्नल है? हाँ, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो हम इसको कहेंगे F एक्सटर्नल, ठीक। इसका वेट नीचे लगेगा mg, कैपिटल M और G, क्या ये एक्सटर्नल है? F एक्सटर्नल। इन कांटेक्ट में होने के कारण कांटेक्ट सरफेस पर ऊपर नॉर्मल लगेगा, क्या ये एक्सटर्नल है? बोलिए, अरे बोलो, या तो हाँ या तो ना बोलिए, क्या होगा? या ना? तीनों फोर्सेस 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है क्या? ये 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, और क्या ये mg एक्सटर्नल फोर्स है? क्या ये नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जिसको हमने सिस्टम मांगा है या जिसको हमने सिस्टम कहा है उसके ऊपर लग रहा है। तो सिस्टम कौन है हमारा? ब्लॉक नहीं, कैपिटल M वाला ब्लॉक। कार नहीं, मारुति सुजुकी ऑल्टो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि सिर्फ कार बोलने से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिक होकर बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? ब्लॉक दो हैं, कैपिटल M वाला ब्लॉक, ये हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम पे जो भी एक्सटर्नल लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। देखिए मैजिक, देखिए कितना ज़बरदस्त मैजिक होगा यहाँ पर अभी। तो हमने किसको सिस्टम माना है? इस ब्लॉक M को सिस्टम माना है, ठीक है। तो इस पर नॉर्मल लगा एक्सटर्नल, 30 न्यूटन लगा एक्सटर्नल, और mg नीचे जो लगा वो एक्सटर्नल, ठीक। अब मान लीजिए कि ये ब्लॉक M जो है छोटा वाला, ये कैपिटल M वाले पर फोर्स लगाएगा, तो वो भी एक्सटर्नल होगा। तो ये स्मॉल m जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा, F, इसको 1 कह देते हैं, होगा ऐसा। तो ये इस F जो स्मॉल कैपिटल M जो ब्लॉक है, यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स F एक्सटर्नल ऑन बॉडी कैपिटल M। इस पर कौन कौन है? पहला, अरे क्या हुआ? F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दूसरा फोर्स क्या है? mg, ठीक। तीसरा फोर्स क्या है? तीसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। चौथा फोर्स क्या है? F1। F1 के बारे में क्या कहेंगे? फोर्स अप्लाइड बाय M मास, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो टोटल कितने फोर्सेस लगे कैपिटल M पर? 4 फोर्सेस लगे। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है? तो ये जो है, दिस इज आवर सिस्टम, दिस
इज आ सिस्टम। क्या है ये हमारा? तो सिस्टम पे कितने फोर्सेस लगे? 4। अब हम बात करेंगे स्मॉल एम का। यदि हम स्मॉल एम को एक सिस्टम मान ले तो बोलिए। तो यहां लिखेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल मास बॉडी। ये अब हम क्या, हमारा क्या हुआ? ये क्या हुआ हमारा? और ये क्या है? कितनी समझदार ऑडियंस है। सिस्टम 2, इस पर बताइए कौन कौन सा फोर्स होगा? पहला बोलो। हाँ, एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, इसको n2 कहेंगे, n1 मान लेते हैं। और फोर्स बिल्कुल, इसको F2 कहेंगे। और कोई फोर्स बोलो। बताइए। और कोई बल? कैपिटल एम क्या एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा रहा है? तो उसको तो हमने काम ऐड कर ही लिया ना। लेकिन सिस्टम कौन है? तो उस पे लगने वाले फोर्स देखेंगे। जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंप्लीफाइड ये कॉन्सेप्ट है। आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? स्मॉल एम को। तो उस पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे हम लोग। स्मॉल एम पे लगने वाले फोर्सेस को हम देखेंगे। तो स्मॉल एम पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हुए? स्मॉल एम ने जो फोर्स लगाया हमको वो नहीं देखना, हमको सिर्फ क्या देखना है? स्मॉल एम पर क्या फोर्स लगा। तो स्मॉल एम पे लगा वेट और उसके ऊपर लगा नॉर्मल, ठीक। और एक जो कैपिटल एम ब्लॉक स्मॉल एम पे लगाएगा वो, जिसका हमने नाम दिया है F2। और कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो हम लोग बात करते हैं पहला, वेट ऑफ एम मास, ठीक। सेकेंड नंबर N1 नॉर्मल फोर्स ऑन किस पर? एम मास। तीसरा F2 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय बोलिए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल एम मास। क्या ये सही बात है? तो सिस्टम 1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वेट, नॉर्मल, एक्सटर्नल फोर्स 13 न्यूटन का, और स्मॉल एम ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है वो 4। छोटा सिस्टम 2 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक ग्राउंड जो mg लगाएगा नॉर्मल, चूँकि कॉन्टैक्ट सरफेस में है। एक F2 जो कि कैपिटल एम मास लगाएगा, ठीक। 3 फोर्सेस हैं। अब ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये एक्सटर्नल फोर्स हैं, और वहाँ वो चारों फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब यदि मान लेते हैं हम थर्ड सिस्टम मानने जा रहे हैं हम लोग। लेट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज combinedly called a system 3। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ ध्यान से, ये ग्राउंड सरफेस है। क्या ये ग्राउंड सरफेस है? ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, ठीक। अब इन दोनों को हमने क्या माना है? एक कंबाइंड सिस्टम माना है। तो अब ध्यान से देखिए,
और कोई फोर्स? फोर्स इज अप्लाइड ऑन सिस्टम 3। कौन कौन से फोर्सेस? पहला F इज इक्वल टू 30 न्यूटन एक्सटर्नल, ठीक। दूसरा वेट ऑफ द कंबाइंड मास, थर्ड एंड नॉट नॉर्मल फोर्स applied on combined mass। क्या F1 F2 कहाँ गया? F1 F2 कहाँ गया बताइए? F1 F2 these are internal forces while we are considering the combined mass system as a complete system. So F1 and F2 will be considered as a internal forces. When we talk about the forces acting on the body, we simply talk about the external forces acting on the system, and the forces which is been taken place inside the body, we are not going to bother about these forces, because these forces become the internal forces of the system. And when we talk about the free body diagram, we simply talk about the external forces acting on the system. So first of all, we need to consider and we need to understand which system we are taking. If we are taking system 1, then small m force is applied, whatever force, that will be external force. And if we take system 2, then whatever force is applied by capital M, that will be considered as a external force for system 2. But when we take combined system, simply capital M and small m, these two masses are combinedly considered as a combined system. Then whatever forces is applied by small m on capital M and capital M on small m, these all forces will be considered as a internal forces. We will not consider when we take the system 3. Are you getting it? Do you have any confusion? तो हमको ये चेक करना है कि सिस्टम कौन है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर सिस्टम। हमारा सिस्टम जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। सो for explaining this particular example, for explaining this particular assumption, or for explaining this particular concept, we have developed 3 different systems. तो हम क्या लिख रहे हैं? F external net. Net means it is combination of all different forces. तो vector summation means suppose 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कितना होता है? 7 न्यूटन। ध्यान दो, यहाँ पर हम लिखने का समय देंगे। 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कितना हो गया? 7 न्यूटन। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक, आपके 2 फ्रेंड हैं, बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, इतना नज़दीक दोस्त हैं कि मतलब आपके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एक फ्रेंड ने आपका राइट हैंड पकड़कर उस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग यहाँ से ऐसे देखें, आपके इस साइड से देखें तो ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया। तो आपके साइड से चलते हैं तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में सपोज 4 न्यूटन फोर्स लगाया, और दूसरा फ्रेंड जो है उसने आपका लेफ्ट हैंड को पकड़कर नेगेटिव एक्स में ही 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो 4 + 3 एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 7 न्यूटन। लेकिन आपके दूसरे दोस्त ने धोखा दे दिया, उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, जो कि नेगेटिव एक्स में लग रहा था अब पॉजिटिव एक्स में लग रहा है। हम लोग साइन कन्वेंशन किसको फॉलो करेंगे? ये एक्स है और ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? आपका एक फ्रेंड ने सेकंड केस में क्या किया? पहला केस में दोनों, एक ने 4 न्यूटन और दूसरे ने 3 न्यूटन लगाया। सेकंड केस में दूसरे फ्रेंड ने डायरेक्शन बदल दिया, अब ये इधर लगा रहा है 3 न्यूटन और इधर लगा रहा है 4 न्यूटन। तो अब 4 न्यूटन + 3 न्यूटन क्या होगा?
-1 होगा, या कह सकते हैं 1 न्यूटन नेगेटिव एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर तो 4 + 3 7 होना चाहिए था, लेकिन केस 2 में क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। दैट्स वाई फोर्सेज आर कंसिडर्ड एज ए वेक्टर। इट कैन नॉट बी एडेड सिंपली बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। whenever we have to add the force or vector quantity, we need to understand the vector's law, which will be discussed in class 11th। समझ गए? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना। अब मान लीजिए केस 3, पहला केस दोनों एक ही डायरेक्शन में 4 न्यूटन 3 न्यूटन, सेकेंड केस दोनों का डायरेक्शन बदल गया 4 न्यूटन 3 न्यूटन, थर्ड केस इसने अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा लिया 1 न्यूटन से, तो 4 न्यूटन + 4 न्यूटन कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो तीसरे केस में क्या हुआ, 4 न्यूटन + 4 न्यूटन 0 हो गया। कभी 4 + 4 0 सुने हैं, लेकिन वेक्टर में होता है, आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करें कि इस फ्रेंड ने और मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन बढ़ा लिया, 4th नंबर केस, तो उसने 1 न्यूटन इधर बढ़ा लिया, तो इधर कितना हो गया 5 और इधर कितना हुआ 4। अब उस बॉडी पर जो आपका आप है, आप पर किधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव एक्स में लगेगा। तो केस 4 में क्या हुआ, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा डायरेक्शन फिक्स रहेगा, तो भी नेट इफेक्ट चेंज होगा। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा डायरेक्शन फिक्स रहेगा, तो भी नेट इफेक्ट चेंज होगा। डायरेक्शन उसने बदला क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो इफेक्ट बदला। पहले 3 था, यहाँ 4 था, तो इधर एक न्यूटन का लगा, लेकिन इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो 4 न्यूटन किया। तो उसमें क्या हुआ, ये बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, और इफेक्ट क्या हुआ, पहले से बैलेंस हो गया। थर्ड केस में इसने 1 न्यूटन और बढ़ा दिया, तो नेगेटिव एक्स की जगह अब ये पॉजिटिव एक्स में 1 न्यूटन से जा रहा है। तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बढ़ाने से इफेक्ट बदला, डायरेक्शन चेंज करने से भी इफेक्ट बदला यदि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। कौन सा केस, सेकेंड केस, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, उसने चेंज करके इधर लाया 3 न्यूटन, मैग्नीट्यूड चेंज किया क्या, सिर्फ डायरेक्शन, तो इफेक्ट बदला। 3 + 4 कितना 7, और अब कितना 1, सिर्फ क्या चेंज हुआ, बस। समझ पाए? यानी कि फोर्स एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड चेंज करने पे भी इफेक्ट बदलेगा, और उसके डायरेक्शन चेंज करने पे भी इसका इफेक्ट बदलेगा। इसीलिए हमको पहले सिस्टम डिफाइन करना होगा फोर्स को स्टडी करने से पहले, है ना, क्योंकि सिस्टम के चेंज होने से भी फोर्स बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा, सॉरी। समझ पाए इतनी बातों को? तो हम जब दोनों को कंबाइंड सिस्टम लेंगे, तो दोनों कंबाइंड सिस्टम लेंगे तो इंटरनल फोर्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है F एक्सटर्नल, सिस्टम पे लगने वाला। तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सिस्टम। और ये नेट क्या लिखा हुआ है, समेशन। तो समेशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन बदलेगा, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे किस में, 11th में, पूरा वेक्टर। आप ज्ञान विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो आपको वेक्टर का वीडियो दिखेगा, लेकिन अभी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने ये देख लिया कि नेट, मेरे बताने का पूरा मतलब यही था कि एफ एक्सटर्नल क्या होता है और नेट क्या होता है। नेट होता है समेशन ऑफ जो भी वैल्यूज़ ले रहे हैं उसका समेशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 200 रुपये है, आपने उसका 30 रुपये का कुछ खा लिया, फिर आपको स्कूल में कुछ फंक्शन था, आपको उसमें 80 रुपीज़ जमा करना था, आपने उसमें से 80 रुपीज़ जमा कर दिया। फिर आपको बुक्स लेना था तो आपने पापा से 100 रुपीज़ मांगा, आपने एक बुक खरीद लिया 150 का। अब आपके पास नेट अमाउंट क्या बचा, दैट विल बी नेट अमाउंट, होगा ना। तो नेट अमाउंट जो है वही सारे वैल्यूज़ को ऐड और घटाने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी नेट अमाउंट। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, यदि पॉजिटिव एक्स में है तो प्लस मानेंगे, नेगेटिव एक्स में है तो नेगेटिव मानेंगे। जोड़ घटाव करके हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। समझ पाएँ इस बात को, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। छापिए, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। इसे 9th क्लास में पूछो तो इससे, इधर आओ पहले। क्या है, कैसे का क्या दिक्कत है, तुम्हारा जूनियर है तो हाँ पूछो। ये सर्वव्यापी है, सब जानता है ये। इतना ना प्यारे करते हैं इन लोग से, ना बुरा मान जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इधर का लाइट तो ऑन ही है, ये वाला।
चलिए आइए, तो F इज इक्वल टू, F एक्सटर्नल होगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T होगा जो हम लोग डिस्कस किए थे। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा बाई T2 माइनस T1 होगा। तो यहाँ क्या होगा, M इंटू V माइनस M इंटू U होगा बाई T2 माइनस T1 होगा। क्या ये होगा? देखिए ध्यान से, ये होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो मास तो कॉमन है, तो यहाँ M इंटू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, पूरी दुनिया जानती है, साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। मास कितना है 5 kg और वी कितना है, अरे देखो इधर 7 माइनस 3 बाई 2, क्या हुआ, क्या हुई, रिजल्ट आ गई। एफ नेट इज इक्वल टू क्या हुआ 5 इंटू कितना 4 डिवीज़न में 2 खच खच कितना आ गया। हाँ ठीक है, तो हम कहाँ बोले थे कि गलत बोल रहे हो, हम तो ठीक ही बोले थे। हम बोले कि देखते हैं, हम कुछ कि मुझे पता नहीं ना था तो हम कैसे बोल दें कि सही है या गलत है। ऐसे नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, अरे सुनो, अरे पर लिखने में तब पीछे क्यों, रुको भाई 2 मिनट, आप लोग लिखने का मौका दिए कि नहीं दिए। अरे आदमी एक ही समय में 2 काम कैसे कर सकता है, ठीक है। ये हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री नहीं है, सिविक्स नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, ये साइंस है, इसमें समझना है, इसलिए कह रहे हैं बार बार। अब बताइए कि नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि हम उसका कि ड्यूरेशंस को बढ़ा दें, कितना 2 सेकंड से कितना कर दें 5 सेकंड कर दें, तो एफ नेट तो 10 है बराबर पी फाइनल, तो एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू बाई 5 सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा कितना 50, और यहाँ से मास कॉमन लेंगे तो m इंटू वी माइनस यू कितना है 3, तो यहाँ 50 बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा v माइनस 3 होगा इतना। तो यहाँ कितना, हाँ m कॉमन लेकर के यहाँ डाउन किए ना, अरे यहाँ कॉमन लिए ना m, तो v माइनस 3 आया, m यहाँ आया, अरे ये नीचे जाएगा ना, अरे दवाई खाओ दवाई। 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए, इतना ही जिद कर रहे हैं तो एक होमवर्क लीजिए। लिखिए अ मोटर कार, लिखिए अ मोटर कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 108, अ मोटर कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी क्या कह रहा है, मोटर कार मूविंग विथ वेलोसिटी 108, v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, कोई नहीं लिख रहा है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ मोटर कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड, it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied, ठीक है, moving velocity 108 किलोमीटर पर आवर, and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied, full stop, calculate the force exerted, calculate the force exerted by the brakes, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg. समझे?
नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ करेंगे। कहानी ख़त्म, 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सीट्स मिल जाएगा आपको इसका भी वीडियो।